गुड इवनिंग बच्चों। मैं प्रत्युष प्रेयसी आपके लिए आज अर्थव्यवस्था एक नज़र में पूरी की पूरी वीडियो हिंदी में लेकर आया हूँ। मैं प्रयास कर रहा हूँ मेरी जो वीडियोस हो वो हिंदी और इंग्लिश में सेपरेटली हो और आपको हिंदी वाले बच्चों को और इंग्लिश वाले बच्चों को जो आज के तरीके हैं जिसमें लोग हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही क्लास में बोलते हैं, मैक्सिमम पार्ट इंग्लिश में होता है। वाले बच्चे कमेंट करके पूछते रहते हैं कि इसका क्या होगा, मतलब इसका क्या होगा। इंग्लिश वाले जब हिंदी बोल दो तो इंग्लिश वाले बच्चे परेशान होते हैं। तो मैंने इसलिए सोचा कि हिंदी को कम्प्लीटली हिंदी मीडियम में रखूं और इंग्लिश को कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम में रखूं, ताकि जो हमारे साउथ इंडिया के बच्चे हैं वो इंग्लिश में कोई दिक्कत ना हो, उनको हिंदी बोलने से कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो हमारे नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं वो पूरी तरह से जो हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले हैं, हिंदी बेल्ट के जो बच्चे हैं और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनको भी ऐसा ना लगे कि ये बीच बीच में क्या इंग्लिश बोल देते हैं, उसके लिए डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता है मुझे। तो इस तरह की व्यवस्था, इंग्लिश वाली व्यवस्था ना रहे और मैं पूरी तरह से आपको ये वीडियो जो है हिंदी में होगा। और इंग्लिश का भी रिलेटेड लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जितनी भी इंग्लिश की वीडियो होंगी उसके साथ हिंदी का लिंक और हिंदी की वीडियो होंगी उनके साथ इंग्लिश का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप उसको देख सकते हैं और पैरेलली भी देख के आप समझ सकते हैं कि हाँ भाई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इन केस आपको कुछ ऐसी दिक्कत हो तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थव्यवस्था के बारे में आज एक जानकारी लेंगे। ये तो मेरा परिचय से रिलेटेड है। मैं प्रत्युष प्रेयसी, मैंने बीआईटी किया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग यांत्रिकी अभियांत्रिकी में बीटेक है। और सिविल सेवा परीक्षा में मेरा अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी स्तर बी की साक्षात्कार तक मैं पहुंचा था। अखिल भारतीय रैंक जो आईबीपीएस पीओ में था वो 1160 था और मैं 2014 से बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यरत हूँ। अलग अलग स्तर पे मैंने इसको पीओ के रूप में ज्वाइन किया था और मेरा अखिल भारतीय रैंक रीजनल रूरल बैंक पीओ में 176 था। एसएससी कैबिनेट सेक्रेटरी, अदर बहुत सारे जो मेरे सेल्फ इंट्रोडक्शन है, मेरा सेल्फ अचीवमेंट्स है और एज ए स्टूडेंट मैंने क्या क्या किया, किस तरह से अचीव किया, क्या फेलियर्स हुए मेरे, उससे रिगार्डिंग सारी वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी डाली हुई हैं यूट्यूब पे। उसका यूआरएल भी मिल जाएगा। मेरा जो प्रोफाइल है बैंक ऑफ बड़ौदा में विभिन्न उच्चतर पदों पे काम करने का मेरा अधिकारी वर्ग में मेरा चयन प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में, परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में हुआ था। तो मैं अधिकारी वर्ग में अलग अलग पदों पे ब्रांच मैनेजर, ज्वाइंट मैनेजर, क्रेडिट मैनेजर, मतलब शाखा प्रबंधक, संयुक्त प्रबंधक, जो एडवांस जो कहें कि लोन के पदाधिकारी हैं उसके रूप में मैं कार्य कर चुका हूं और पिछले 7 सालों का अनुभव है मेरा। तो 2014 में मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा को ज्वाइन किया था, योगदान दिया था। चलिए इससे रिलेटेड ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो जो है वो ऑलरेडी आपको दिए गए हैं, उसको देख के आप पता लगा सकते हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ अचीव किया था, क्या क्या फेलियर रहे थे। मैंने अचीवमेंट के साथ साथ फेलियर भी बताया अपना कि कहाँ मैं पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। ठीक है, चलिए आगे आगे भी मैं आपके लिए बहुत फायदेमंद वीडियोस अपडेट करता रहूंगा। आइए अब थोड़ा सब्जेक्ट मैटर को देखते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र की परिभाषाएं जो है ऊपर आने से पहले कुछ चीजें मैं आपको कहता हूँ। जैसे एक विज्ञान स्नातक का विद्यार्थी, अगर विज्ञान स्नातक, ठीक है, तो वो अपने आसपास की चीजों को, अपने आसपास क्या होता है कि वो अपने आसपास की चीजों को देखकर, आसपास देखकर, समझकर, ठीक है, और उनका जो दिनचर्या की जो जिंदगी है, ठीक है ना, दिनचर्या की जिंदगी से उदाहरण लेकर, ठीक है, वो उस पढ़ाई को और बेहतर बनाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि बहुत मजा आता है पढ़ने में, जीव विज्ञान हो गया, भौतिकी हो गया, रसायन हो गया। तो वो उससे जो संबंधित है, प्रैक्टिकल जिसको कहते हैं कि प्रैक्टिकल भी करके देखता है वो, लैब में इस तरह की व्यवस्था रहती है कि वो सामने देख सकता है, उनको फील कर सकता है। तो इस तरह की स्थिति में क्या है कि विज्ञान वाले जो बच्चे हैं वो तो अपनी दिनचर्या की जिंदगी से चीजों का उदाहरण के स्वरूप ले लेकर समझ जाते हैं चीजों को। जो पढ़ते हैं उससे पढ़ी हुई चीजों से संबंध स्थापित करते हैं, उदाहरण लेते हैं, उनसे संबंध स्थापित करते हैं, संबंध स्थापित कर अपने ज्ञान को, जो है ज्ञान की बढ़ोतरी होती है, उनकी ज्ञान को बढ़ाते हैं। ठीक है, मतलब उनके चीजों को समझने के लिए, वो जो पढ़ रहे हैं उनको समझने के लिए उनके आसपास के वातावरण में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कि परस्पर चलते रहते हैं, जो देखकर वो समझ पाते हैं। ठीक है, इसलिए देखिए अब क्या है कि जो व्यक्ति, लेकिन ये ऐसा कला के साथ नहीं होता है। कला स्नातक जो होते हैं
या जो अर्थशास्त्र के स्नातक हैं, अर्थशास्त्र के जो स्नातक हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता है। अब उनको मुद्रास्फीति की बात कहें तो मैं, ये मुद्रास्फीति हो गया, आप अगर कहें कि विदेशी विनिमय, ठीक है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि रोजमर्रा की घटनाओं में घटित नहीं होती रहती, ठीक है, और उसको बहुत ज्यादा समीप से लोग नहीं देख पाते हैं। अर्थशास्त्र का विद्यार्थी जो है या कला का विद्यार्थी, अगर आप ले लें कि इतिहास का है, उसको वो जो जो हो चुका है उसको पढ़ता है। अर्थशास्त्र का विद्यार्थी पढ़ता है लेकिन उसके सामने वो घटित नहीं हो रहा होता है। विदेशी विनिमय हो गया, या आप बैंकों की चीजें देखें, बैंक में क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं, ठीक है ना, पूरा वित्त किस तरह से संभाला जा रहा है, पूरा भारतीय आय की क्या परिकल्पना है, उसको बहुत मतलब एक तरह से कहें तो एक उच्च स्तरीय, एक ज्ञानी लोग जो हैं, ज्ञानी लोग हमारे जो अभी भारत में हैं, उनके द्वारा उन सब चीजों पे स्टेटमेंट आता है, कमेंट आता है, तो उससे हम लोग सीखते हैं कि हाँ भाई, अर्थशास्त्र में ऐसा ऐसा हो रहा है, अर्थव्यवस्था में ऐसी ऐसी चीजें हो रही है। सामने कुछ कर कर देखता नहीं रहता है, ठीक है ना, ये आप समझ रहे होंगे। विदेशी विनिमय एक स्टूडेंट कैसे कर लेगा, है कि नहीं। मुद्रास्फीति की बातें हैं, वो बात कर सकता है, बट उस चीजों को होते हुए नहीं फील कर सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये एक जब इसको आप कहें कि परीक्षाएं आती हैं, परीक्षाएं, मैं उन परीक्षाओं की बात कर रहा हूँ जो कि प्रतियोगिता परीक्षा है, प्रतियोगिता परीक्षा जो हो गई, प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है, जो कि स्नातक स्तर पे होती है, अलग अलग तरह की हो गई, जैसे बैंकिंग हो गया, बैंकिंग, या बीमा, बीमा की परीक्षा होती है, जीवन बीमा निगम, या अगर अलग बीमा की बातें करें तो बीमा से रिलेटेड, और अगर आप चाहें तो जैसे जो भी स्नातक स्तरीय परीक्षा है, स्नातक स्तरीय परीक्षा जितनी भी है, ठीक है ना, वो सब में हम देखते हैं कि जो जो व्यक्ति विज्ञान का है, समझे, जो व्यक्ति विज्ञान है, कला से है, जो अर्थशास्त्र का स्नातक नहीं किया है जिसने, ठीक है, और जैसे आपको इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो गया, ठीक है, आजकल तो बहुत इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है वो जनरल, जो हमारी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा, बहुत उसका एग्जाम का फॉर्म भरते हैं और देते भी हैं और सिलेक्शन भी पाते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक स्केप करने की, जो एक मैं कहूँ हिंदी में छोड़कर आगे बढ़ने की, छोड़कर आगे बढ़ने की जो एक आदत बन जाती है कि चलिए एक और मान के चले 100 सवाल आए तो उसमें अर्थव्यवस्था से 10 या 12 सवाल आएंगे, चलो ठीक है, किसी तरह से रट्टा मार लेंगे, रट लेंगे, 5-7 सवाल तो कर ही लेंगे, चलो 4-5 छूटे भी तो क्या है। मैं कोशिश करना ये चाहता हूं कि मैं आपकी ये सारी चीजों को, ठीक है, ये सारी जो दिक्कतें हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अर्थशास्त्र को, ठीक है, अर्थशास्त्र को आपकी रोजमर्रा, ठीक है, रोजमर्रा की चीजों से जोड़कर आपको बताने की कोशिश करूंगा जहां तक हो पाएगी चीजें, या नहीं तो मैं इस तरह से प्रयास करूंगा कि आपको बहुत सरल से सरल शब्दों में उन सब चीजों की व्याख्या कर सकूं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि किसी अर्थशास्त्री से पढ़ रहे हैं आप, आपको लगे कि हाँ किसी आपके ही कला वाले को ये लगे कि हाँ मेरे ही बताने वाला कोई आदमी है जो मुझे बता पा रहा है और मैं समझ पा रहा हूँ ये क्या कह रहा है, या विज्ञान वाला व्यक्ति है। वो छोड़ के भागने की प्रक्रिया ना हो, और कोशिश मैं करूंगा कि 90% तक आप इसमें सवालों को हल कर सकेंगे। ये पूरी की पूरी वीडियोस देखने के बाद और पूरा अर्थव्यवस्था पढ़ने के बाद 90% सवालों को मैं खुद भी आपके लिए करीब सारी जब पूरी अर्थव्यवस्था को की चीजें पढ़ा दूंगा जो स्नातक स्तर पे जरूरी है आपके लिए, जो स्नातक स्तरीय परीक्षाओं के लिए जरूरी है, मैं कोशिश करूंगा कि RBI ग्रेड बी, ठीक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी, और यूपीएससी के सवाल तक भी आपसे सॉल्व हो जाए। बैंकिंग और दिवसीय जितनी भी परीक्षाएं होती है, जो बैंकिंग, इंश्योरेंस, जीवन बीमा से रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड है, एसएससी से रिलेटेड है, उन सब के तो सवाल आपके करीब करीब मैं 5% नहीं मान के चलूंगा, लेकिन 95% सवाल हल हो जाएंगे। RBI ग्रेड बी और यूपीएससी के मैं कोशिश करूंगा कि 90% सवाल आपके हल हों। मेरी यही मंशा भी रहेगी और कोशिश भी रहेगी। हर एक टीचर का, हर एक गाइड करने वाले का यही रहता है, उसका बच्चा सबसे ज्यादा आगे बढ़े, उसके कोर्स को पढ़ा हुआ बच्चा, उसके द्वारा पढ़ाया गया बच्चा या उसके द्वारा गाइड किया गया बच्चा सर्वाधिक नंबर लाए।
तो मेरी भी यही इच्छा भी रहेगी और मेरी कोशिश भी यही रहेगी। अब चलिए आते हैं को मैं डे टू डे चीज़ों के साथ आपको मैं कोशिश करूँगा इसको करने की, ऐसा व्याख्या करने की, ताकि आपको लगे कि हाँ, ये तो मेरे जीवन में होता रहता है। देखिए, अर्थव्यवस्था का जो प्रारंभ है ना, वो आपके घर से ही हो जाता है। कि अब कैसे कहेंगे, जैसे घर में आपके पिताजी, ठीक है, पिताजी हैं, ठीक है, आपके पिताजी हैं, वो एक मान के चलिए एक ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, उनका एक कार्यालय है जहाँ वो, ठीक है ना, ये कार्यालय मान के चले, ठीक है, ऑफिस, इसमें काम करते हैं, इनको वेतन मिलता है, ठीक है, ये ऑफिस एक वित्तीय लेन देन कर रहा है, मतलब आपके पिताजी को वेतन दे रहा है। इसमें क्या इन्वॉल्व है आपका, इसमें देखें तो किस चीज की का समावेशन है, मतलब वित्त से रिलेटेड। ये जो प्रकरण है वो क्या है, वित्त से रिलेटेड है। आपके पिताजी को पैसा मिल रहा है, मतलब लेन देन कर रहा है। आपके पिताजी जैसे यहाँ बहुत सारे लोग होंगे, तो ये संस्था जो है एक आर्थिक गतिविधि का भी केंद्र है कि नहीं, आर्थिक गतिविधि का केंद्र हो गया, ठीक है, मतलब सरकारी व्यवस्था में इसको एक आर्थिक गतिविधि का भी केंद्र मानेंगे एक तरह से, क्योंकि ये पैसे का लेन देन भी कर रहा है, दे रहा है। अब इस वेतन को आप क्या कर रहे हैं, आप पिताजी आप जब घर आ रहे हैं तो आपके भाई बहन सब लोग होंगे, माताजी होंगी, ठीक है, चलिए आपकी माताजी हैं, आपके जो भाई बहन हैं, उन सबों की शिक्षा पे खर्च होगा, ठीक है, मान के चलिए मेडिकल सुविधाओं पे खर्च होगा, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं जो होंगी, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाओं पे खर्च होगा, और विभिन्न खर्चे होंगे, ठीक है, विभिन्न खर्चे हो सकते हैं, होते होंगे। तो अब जो क्या हो रहा है कि आप अपने पिताजी के द्वारा कमाए गए वेतन से जो चीज प्राप्त कर रहे हैं, तो आप एक तरह से यहाँ पे उपभोग करता है, ठीक है, ये उस वेतन के, इस वेतन के जिसके आप उपभोग करता है, उसके ये पिताजी आपके क्या है, उत्पादन करता है ना, ये उत्पादित हो रहा है। हम नहीं जाते हैं कहीं, मैं एकदम सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हम कहीं नहीं जा रहे हैं कि उत्पादन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वितरण क्या है, उपभोग क्या है, और इसके व्यवस्था में नहीं, बाजार व्यवस्था में नहीं मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको सीधी सीधी बात समझा रहा हूँ कि इस वेतन को कौन ला रहा है, आपके पिताजी, वो उनको उत्पादन करता मान लीजिए, आप कौन है, कंज्यूमर मान लीजिए, अपने आपको उपभोग करता। तो यहाँ पे भी तो एक इकोनॉमिक, एक तरह से देखें तो अर्थव्यवस्था, आर्थिक गतिविधि संपन्न हो रही है, ठीक है, जिसको कि आर्थिक गतिविधि या जिसको इंग्लिश में इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, वो एक संपन्न हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, आर्थिक गतिविधि से क्या होता है, कोई व्यक्ति उत्पादन करता है, कोई व्यक्ति उसका उपभोग करता है अपनी जरूरतों के हिसाब से, है कि नहीं, जरूरतों के हिसाब से है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे देखें तो घर से ही आपकी जो अर्थव्यवस्था की गतिविधियां हैं वो चालू हो जाती है। अब देखिए, आप अपने घर में पैदा हुए जिस दिन, ठीक है, एक ये उदाहरण भी ले लें, आप पैदा हुए, आप छोटे थे, ठीक है, ये छोटे से आप हैं तो आप जब पैदा हुए तो आपको सबसे पहला जो है, आपने उपभोग किस चीज का किया होगा, वो क्या होगा, अगर बाजार से आप जो मंगाने वाली चीजों के बारे में बात करें, ठीक है ना, तो उसमें सबसे पहले क्या हुआ होगा, आपको टीकाकरण हुआ होगा, आपका टीकाकरण जो हुआ होगा, उसके लिए कोई डॉक्टर होगा जिसको आपके पिताजी ने, जिसको फीस दी होगी, उस डॉक्टर ने बताया होगा ये टीका ले लेना है, तो आपके पिताजी बाजार गए, बाजार जाकर वो टीका ले आए, वो टीका आपको दिया गया। अब इस बाजार में जो टीका बना, मान के चलिए किसी कंपनी ने बनाया होगा, उसने इसका कुछ दाम रखा, दाम को आपके पिताजी ने पूर्ति की, उसकी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कुछ फीस ली, फिर आपको वो टीका दिया गया, तो आप अंततः एक कंज्यूमर के रूप में है कि नहीं, उपभोक्ता के रूप में है। आपने बाजार में उत्पादित एक वस्तु का जन्म लेते ही उपभोग किया है, और बाजार में ये जो बाजार में ये टीकाकरण हुआ, टीका आया, ये एक आर्थिक गतिविधि का हिस्सा है, आर्थिक गतिविधि का
गतिविधि का हिस्सा है कि नहीं? क्योंकि उससे बड़ी बड़ी कंपनियों को पैसा मिल रहा है, उस पैसे का बहुत बड़ा एक महत्ता है उस पैसे की। उस पैसे से अभी जिस जो कंपनी टीका बना रही होगी, जो एक कंपनी मान के चलिए, या जो संस्था इसको बना रही होगी, जो संस्था इसको तैयार कर रही होगी, वो संस्था को भी में भी बहुत सारे मजदूर होंगे, उन मजदूरों को का भी वेतन होता होगा। तो पूरी तरह से अगर आप जोड़ के देखें तो आप पैदा लेने से शुरू हो जाती है आपकी आर्थिक गतिविधियां। आप किसी न किसी तरह से बाजार में हस्तक्षेप करने लगते हैं, आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने लगते हैं। ठीक है, चाहे आप उसको प्रत्यक्ष रूप से करें या परोक्ष रूप से करें। यहाँ पे परोक्ष रूप से कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से कौन कर रहा है? आपके पिताजी कर रहे हैं, क्योंकि वो पैसे का लेन देन कर रहे हैं। आप देखिए, आप एक सिंपल सी बात समझिए कि आप हैं, ठीक है ना, अब आ जाइए, सब बच्चे हैं, सबको ट्यूशन जाना है, ठीक है, ट्यूशन जाना है मतलब पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने के लिए आप कहाँ जाते हैं? आप अपने शिक्षक के पास जाते हैं, ठीक है। ये शिक्षक आप इसको क्या करते हैं? इन शिक्षक को पैसे देते हैं, ठीक है। बदले में शिक्षक ने आपको क्या दिया? ज्ञान दिया। अब यहां देखिए, ज्ञान को हम एक वस्तु मान लें, जिसको आगे मैं सर्विसेज के रूप में पढ़ाऊंगा आपको। तो जब हम ज्ञान को एक वस्तु मान लें तो ये शिक्षक जो है उत्पादन करता है, ठीक है, ये ज्ञान का उत्पादन कर रहा है और आप ज्ञान ले रहे हैं। किस लिए? तो अपने व्यक्तिगत विकास के लिए। व्यक्तिगत विकास के लिए अगर इस बड़ी व्यवस्था के तहत देखें तो एक मानव संसाधन का विकास यह व्यक्ति कर रहा है। जैसे आप एक मानव संसाधन ही है ना पृथ्वी पर। एक अगर प्राकृतिक रूप से देखें तो आप मानव हैं, जो कि संसाधन के रूप में प्रकृति में। तो ये व्यक्ति जो उत्पादन करता है, ये ज्ञान का उत्पादन कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आप ज्ञान का उपभोग कर रहे हैं। आपने उसको उपभोग कहें या उपयोग कहें, ठीक है, और उसके बदले में आपने इनको पैसा दे दिया, ठीक है। अब पूरी की पूरी एक छोटी सी अर्थव्यवस्था यहाँ चल रही है। आपका पैसा देने से ये शिक्षक का घर है वो चल रहा है, घर में इसके बच्चे होंगे, इनकी पत्नी होगी, इन सब का एक ये आप कहें तो एक तरह से इनकी जो घरेलू अर्थव्यवस्था है। देखिए, एक चीज और मैं समझाना चाहूंगा, अर्थव्यवस्था हर जगह के लिए परिभाषित होती है। जैसे कोई अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र के लिए परिभाषित हो सकती है, किसी जिले के लिए परिभाषित हो सकती है, किसी राज्य के लिए परिभाषित हो सकती है, किसी देश के लिए, उसी तरह से पूरे विश्व के लिए परिभाषित हो सकती है, ठीक है, किसी घर के लिए। इंग्लिश में इसको कहा था हाउस होल्ड इकोनॉमी, ठीक है ना। घरेलू अर्थव्यवस्था का एक पार्ट है, आप इनकी घरेलू अर्थव्यवस्था का पार्ट हो गए क्योंकि आप इसमें पैसा दे रहे हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से यह व्यक्ति जो है ये प्रत्यक्ष है रूप से अपने घर में पैसा दे रहा है, आप परोक्ष रूप से है, ठीक है। तो किसी न किसी तरह से आप अर्थव्यवस्था का पार्ट हो ही गए हैं। अब आप देखिए, यहीं से आप अपने शिक्षा के लिए ग्रहण करने के लिए जब आप शिक्षक के पास जाएंगे, ठीक है ना, मान के चलिए आपने एक रिक्शा लिया, ठीक है। अब रिक्शा वाले को पैसे दिए। अब देखिए, एक साधारण सी बात, आपने घर से बाहर कदम रखा और आप अर्थव्यवस्था का अंग हो गए। कैसे? रिक्शे पे चढ़े, या आप कहें ऑटो पे चढ़े, जो टेम्पू ऑटो जो भी कहते हैं आप लोग, ऑटो रिक्शा, उस पे चढ़े, या तो रिक्शा या ऑटो रिक्शा पे चढ़े और आपने उसे पैसे दिए। अब इस पैसे से इस व्यक्ति का हाउस होल्ड इकोनॉमी या कहे घरेलू अर्थव्यवस्था चालू हो गई। तो अब क्या हो रहा है कि आपके दिए हुए पैसे से घर से निकलते ही आप अर्थव्यवस्था का हिस्सा हो गए। आपके पास पैसा है, पैसा आपने रिक्शा वाले को दिया, रिक्शा वाला आपको क्या किया? शिक्षण जहां आपको लेना है शिक्षक के पास पहुंचाया, आपने शिक्षक को पैसा दिया, शिक्षक ने आपको ज्ञान दिया। तो यहाँ पे ये शिक्षक और ये दोनों आदमी आपको सेवाएं दे रहा है, ठीक है, दोनों सेवाएं दे रहे हैं, उसके बदले में आपसे पैसा ले रहे हैं। सेवाओं को भी हम वस्तु के रूप में मान लें अगर, ठीक है, उत्पाद के रूप में मान लें, तो देखिए आपको तब समझ में आ रहा होगा कि किसी भी आर्थिक गतिविधि के लिए कोई ना कोई उत्पादन हो रहा है, कोई वहां उसका वितरण कर रहा है और कोई उसका उपभोग कर रहा है। सही है? मतलब उत्पादन करता होगा, इसमें वितरण करता होगा और इसमें उपभोग करता होगा। मतलब कोई अगर आर्थिक गतिविधि हो रही है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है और अर्थव्यवस्था का काम हो रहा है, तो उसका मतलब ये है कि कहीं वहां उत्पादन हो रहा होगा, कोई ना कोई व्यक्ति वितरण में यहाँ पे आप देख लें तो एक तरह से
जो बेचने की प्रक्रिया भी इसी में आ जाती है। बेचना एक छोटा सा भाग है वितरण का, ठीक है ना। या तो आप पैसे लेकर वितरण करें या ना वितरण करें, ठीक है ना। या यहाँ पे एक उपभोगकर्ता होना चाहिए, मतलब इस उत्पादित वस्तु का वितरण करने वाला और उपभोग करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। वितरण नहीं भी है तब भी उपभोग करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए, जहां पे कि प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से उपभोग कर रहा हो, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं कि आपने जो इसका फंडामेंटल या बेसिक कहें या जो कि एकदम केंद्र बिंदु है, उत्पादन है, वितरण है और उपभोग है। ये तीनों चीजें जहां हो रही हैं और वैसी उत्पादन वैसी चीजों का हो रहा है किसका कुछ ना कुछ वैल्यू है या कहें तो उसकी महत्ता है, और उसकी महत्ता को कौन बता रहा है। जैसे कि उत्पादन हो रहा है, एक तरह मान के चलिए एक किसान है, ठीक है, उसने क्या किया, एक पेड़ लगाया, ठीक है। अब यहाँ एक औद्योगिक इकाई है, ठीक है। अब इस पेड़ को इस किसान ने उगाया, इसके पास बीज थे इस पेड़ के, इसके पास जमीन थी, ठीक है। इसने क्या किया, इस पेड़ को उगाया, इस पेड़ को फिर इसने इस औद्योगिक इकाई को बेच दिया, ठीक है। इस औद्योगिक इकाई ने क्या किया, इससे तरह तरह के की लकड़ी बनाई इस पेड़ से, ठीक है, लकड़ी बनाई, और या कहें उसको कि लकड़ी के सामान बनाए, ठीक है। अब इसने क्या किया, इस लकड़ी के सामान को बाजार में लेकर आया, ठीक है। और यहाँ पे हम जो हमारी जो ये जनसंख्या है या जनता बोले, ये उपभोगकर्ता के रूप में है। तरह तरह का फर्नीचर, लकड़ी का सामान बना, नक्काशी किया हुआ, ये उत्पादन करता हुआ, ठीक है। ये अगर बीच में देखें तो इसको भी उत्पादन करता बोलेंगे, क्योंकि ये लकड़ी का उत्पादन कर रहा है, बना रहा है उसको। और यहाँ पे बाजार की व्यवस्था में वितरक आएगा जो कि इसका वितरण करेगा, और यहाँ पे जो जनता होगी वो उपभोग करता होगी, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, किसान उत्पादन करता है इस चीज का, पेड़ का उत्पादन कर रहा है। यहाँ एक उत्पादन करता है औद्योगिक इकाई के द्वारा, इसमें लकड़ी के सामान का उत्पादन हो रहा है। अब यहाँ पे जो वितरक है, ठीक है, या अगर हम कभी कभी क्या होता है कि ये औद्योगिक इकाई ही वितरक के रूप में काम करने लगती है, ठीक है। मैं उसको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि औद्योगिक इकाई वितरक के रूप में भी काम कर सकती है, उत्पादक के रूप में भी काम कर सकती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एकदम सिंपल और सरल भाषा में देखें, एक पेड़ का उत्पादन हो रहा है, पेड़ से लकड़ी बन रहा है, लकड़ी को बाजार में लाया जा रहा है, बाजार में जनता द्वारा इसको उपभोग किया जा रहा है, फर्नीचर के रूप में, जलावन के रूप में जलाया जा रहा है, घर के सामानों के रूप में बहुत तरह से यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। तो उसका अब क्या हो गया कि एक तो यहाँ उपभोग करता हो गया, यहाँ वितरण करता हो गया, यहाँ दो उत्पादन करता हुए हमारे लिए, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि किस तरह से उत्पादन, वितरण और उपभोग का जो कि एक फंडामेंटल या बेसिक चीज बोले, वो एक बेसिक है किसी भी आर्थिक गतिविधि में को संपन्न होने में इन तीनों चरणों का होना अत्यंत आवश्यक है, और ये तीनों चरण हमेशा होते हैं किसी भी आर्थिक गतिविधि, ठीक है। आज थोड़ा अब परिभाषाएं देखिए यहाँ पे मैं परिभाषाएं ऐसी लेकर आया हूं, मैं किसी दार्शनिक या किसी लेखक या किसी बड़े अर्थशास्त्री की परिभाषा नहीं लेकर आया हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप वैसी परिभाषाओं को मैं आपके सामने रखूं जिससे आप पूरे अर्थशास्त्र को समझे कि क्या हो रहा है, क्या बेसिक चीजें हैं जो इस अर्थशास्त्र में हो रही हैं, कैसे ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है। उसको आके देखते हैं किस तरह से परिभाषाएं लिखी गई हैं। देखिए दिखता है कि ये मैंने परिभाषाएं सामान्य व्यवस्था के तहत एक परिभाषा बनाने की कोशिश की है, और ताकि आप अर्थशास्त्र को समझें इन परिभाषाओं से। अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि समाज मूल्यवान वस्तुओं का उत्पादन करने और उन्हें विभिन्न लोगों के बीच वितरित करने के लिए दुर्लभ संसाधनों का उपयोग कैसे करता है। अब इन परिभाषाओं को समझने की कोशिश करती है। मैंने संसाधनों को दुर्लभ लिखा है क्योंकि वो एक दिन खत्म हो जाएगी। जो भी चीजें हम संसाधन के रूप में प्राकृतिक संपदा का उपयोग कर रहे हैं, लकड़ी बनाने के लिए पेड़ का उपयोग करते हैं, लकड़ी के लिए, पेट्रोल बनाने के लिए जो है आपका तेल होता है, खनिज तेल, उसका उपयोग करते हैं, खनिज का उपयोग करते हैं, बहुत तरह के
फैक्ट्री में उपयोग होता है, तो ये सारी चीजें खत्म होती चली जाएंगी। हम लोहे का प्रयोग करते हैं, लोहा एक प्राकृतिक प्रक्रिया से बनता है, लोहे का प्रयोग करते हैं, हम कोयले का प्रयोग करते हैं, बहुत बड़े स्तर पे जिन चीजों का, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। तो ये दुर्लभ संसाधनों का जो हमारे पास कम मात्रा में है, उनका हम प्रयोग करते हैं किसके लिए? मूल्यवान वस्तुओं के उत्पादन करने के लिए। तो वो मूल्यवान वस्तु जिनका हम उत्पादन करते हैं, उनको किस तरह से हम उत्पादित कर कर विभिन्न लोगों के बीच में कैसे वितरित करें और कैसे उसका उपयोग करें, ये सारी चीजें जब एक साथ एक बार में कही जाती हैं, वही अर्थव्यवस्था के बारे में आपको बताती है। मतलब कि अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी देती है, ठीक है, कि किस तरह से व्यक्ति हमारे संसाधनों का उपयोग करता है और उसका उपयोग करते हुए मूल्यवान वस्तुएं बनाता है और उसका वितरण विभिन्न विभिन्न लोगों के बीचों में, मतलब हम लोग जो हमारी आम जनता है, वो उसका फिर उपयोग करती है। किस तरह से वो करती है, वो सारी चीजों का जो अध्ययन है, उसी को कहते हैं क्या? अर्थशास्त्र। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अर्थशास्त्र जो है वो अर्थव्यवस्था का सैद्धांतिक हिस्सा है। मतलब अर्थशास्त्र मतलब क्या? ये शास्त्र है जो कि लिखा गया है, ठीक है, और अर्थव्यवस्था है जो ये रोज घटित होने वाली चीजें रोज घटित होती हैं, उन्हीं से सीखते हुए हमने एक शास्त्र बनाया जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि एक सैद्धांतिक हिस्सा है। मतलब सैद्धांतिक रूप से अगर किसी चीज को आपने कहीं लिखा है, कहीं उसका वर्णन किया है और उसको कहीं पे अपने रिकॉर्ड में रखा है, अपने एक व्यवस्थित रूप से रखा हुआ है कहीं लिखकर, वो अर्थशास्त्र है जिससे हम प्रेरणा लेते हैं, समझते हैं। और अर्थव्यवस्था वो चीज क्या है? अर्थव्यवस्था रोज घटित होने वाली बहुत डायनेमिक चीज है, ठीक है। चलिए ये भी कह सकते हैं अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है, इसमें क्या हो रहा है? कोई उत्पादन कर रहा है, इसमें कुछ लोग होंगे जिनकी रोजी रोटी चलती होगी, लोगों की रोजी रोटी चलती है, लोगों की रोजी रोटी है, इससे चलती है। कुछ लोग वितरण में लगे होंगे और कुछ लोग उपभोग में लगे होंगे, ठीक है। तो इन दोनों की रोजी रोटी तो इनसे चल रही है क्योंकि इन्होंने उपभोग किया और पैसे दिए, और यहाँ से इनको जो यहाँ पे वर्कर्स थे, जो यहाँ पे मजदूर थे, जो कामगार थे, जो कर्मचारी थे, उनको पैसे मिले, उनकी रोजी रोटी चली, उनका घर चला, उनके घरेलू अर्थव्यवस्था चल रही है, उनकी जीविका चल रही है। वही यहाँ लिखने का प्रयास किया गया है कि एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा लोगों को आजीविका मिलती है और उनकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती है। ऐसा तो नहीं है कि जो उत्पादन में लगे हुए लोग वो रोटी नहीं खाते होंगे, खाते हैं। मतलब रोटी खाने के लिए, रोटी जो लोग आटा बना रहे हैं, जो फैक्ट्री गेहूं बेच रही है, उनका भी चल रही है अर्थव्यवस्था। वितरक हैं, उनके भी खान पान और आवश्यकताओं की पूर्ति है, वो भी तो हमारी आपकी तरह व्यक्ति है, ठीक है ना। तो हम ही, मतलब हमारी जो पूरी जनसंख्या है वही इन सब तीनों चीजों में लगी हुई है, ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि उपभोगकर्ता के रूप में है, जिसके आधार पे इन उत्पादनकर्ता और वितरणकर्ताओं का पूरी तरह से जो उन पे आधारित होते हैं, इनकी मांग है, इनकी जरूरतें हैं, ठीक है, इनकी आवश्यकताएं हैं, ठीक है, जो ये निर्धारित करती हैं कि ये उत्पादनकर्ता क्या उत्पादित करेगा और ये वितरणकर्ता क्या वितरित करेगा, क्या बेचा जाएगा बाजार में, ठीक है। चलिए अब आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि अर्थव्यवस्था का जो संगठन है और क्या क्या मॉडल है। देखिए, अर्थव्यवस्था का संगठन दो प्रश्नों पर आधारित होता है कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार से संगठित होती है, या अर्थव्यवस्था का संगठन के प्रकार क्या क्या है, ठीक है। उसमें क्या है कि अब अर्थव्यवस्था उत्पादन प्रक्रिया को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि क्या उत्पादित हो, वो एक आधार है संगठन को अलग अलग विभागों में विभक्त करने का। और फिर दूसरा ये हो सकता है कि राज्य या सरकार या निजी संस्था या किसी अन्य तरीके से किसकी जिम्मेवारी है ये। या तो ऐसे हम पूरी अर्थव्यवस्था को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं कि भाई क्या उत्पादित हो रहा है, या इस तरह से बांट सकते हैं कि भाई कौन उसका उत्पादन कर रहा है, कोई निजी संस्था है, कोई मतलब लोगों का एक समूह है, या राज्य है, या सरकार है,
कौन है जो उसकी व्यवस्था, उसकी उत्पादन की जिम्मेवारी ले रहा है। तो इस आधार पे हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के 3 मॉडल विकसित हुए, 3 प्रकार विकसित हुए। उसमें एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, एक राज्य की अर्थव्यवस्था जिसको समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था या राजकीय अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये तीनों में जो आधार है वो ये है, यही दोनों आधार है। इन तीनों का आधार जो है ये यही है। इसी आधारित पे ये देखा गया है कि कौन उत्पादन करेगा, कौन उसको बेचेगा, कौन उसकी आम जनता की मांग को पूरा करेगा और वो करने वाला कौन होगा, उस आधार पे इन व्यवस्थाओं का संगठित किया गया है इनको। अब आ जाए, सबसे पहले देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा जो है आधार है वो पूंजी है। पूंजी, अब देखिए पूंजी किसको कहा गया। हम अगर अभी से नहीं, हम बात करें उस समय की जिस समय में लोग बाजार की व्यवस्था आ चुकी थी। आप बात करें तो एक तरह से ईसा पूर्व में देखें, जब लोग एक जगह बाजार में मिलने लगे थे, लोगों की चीजों के मुद्रा का चलन आ गया था, खरीद फरोख्त होने लगी थी। तो देखते हैं उस समय में क्या हुआ था कि पूंजी का आधार जो है, अगर उससे भी पहले चले तो उससे पहले सिर्फ खेती थी, कृषि थी हमारे पास। तो पूंजी किसको कहा जाता था? जिसके पास भूमि है, ठीक है, या जिसके पास पशु है, जिसके पास भूमि धन है, ये धन कहे इसको, पूंजी या धन, पशुधन है, ठीक है ना, या आप कहें तो कोई खास वस्तु या अनाज कहें। देखिए, एक तो या तो भूमि है या पशु है उसके पास, या उसके बाद बहुत ज्यादा अनाज का भंडार है। इससे पता चलता था कि कोई व्यक्ति कितना धनी है उस समय में। और इसी के आधार पर जो हमारा काम था, काम का विभाजन भी हो गया था। यहाँ ज्यादा भूमि वाला होगा वो कम भूमि वाले को अपने यहाँ काम कराएगा, ज्यादा पशुधन होगा तो वो अपने पशुओं के द्वारा बहुत बड़े, और क्या होता था सामान्यतः जिनके पास ज्यादा भूमि है उन्हीं के पास ज्यादा पशु भी थे और उन्हीं के पास ज्यादा अनाज भी होता था। आप इस तरह से देख लें, जिनके पास भूमि होगी वही ज्यादा अनाज पैदा कर पाएंगे, और जिनके पास भूमि होगी तो पशु को खिलाने के लिए उनके पास उतना चारा होगा। तो क्या होता था, जो भूमि स्वामी होता था, भूस्वामी होते थे बड़े बड़े, वही उस समय में के क्या थे? पूंजीवादी थे। ठीक है, यहीं से कृषक पूंजीवाद की संकल्पना हुई। यहां था क्या? कृषक पूंजीवाद या भूमि पूंजीवाद आया। भूमि पूंजीवादी या कृषक पूंजीवादी, जिसको इंग्लिश में एग्रेरियन कैपिटलिज्म कहते हैं। ठीक है, यहां से आई व्यवस्था, क्योंकि अभी तो पैसे की तो बात थी नहीं, उस समय में पैसे का लेन देन था नहीं, क्रय विनिमय प्रक्रिया होती थी। क्रय विनिमय प्रक्रिया आप जानते होंगे, जिसको इंग्लिश में बार्टर सिस्टम कहा जाता है, कि मेरे पास गेहूं है और तुम्हारे पास धान है, तो मेरे पास गेहूं ज्यादा, अगर मतलब कहें सरप्लस अधिकता में है, अगर तुम्हारे पास धान अधिकता में है, तो हम दोनों एक दूसरे को देके इसकी अधिकता को कम कर देंगे और बराबर करेंगे इसको। ठीक है, कुछ धान तुम मुझे दे दो, मुझे दो। ये क्रय विनिमय की प्रक्रिया है। तो अब क्या करने लगे कि ये चीजें जब किसी के पास बहुत अधिकता में रहती थी तो वो कृषक समाज का ही व्यक्ति होता था। तो इसी तरह से कृषक पूंजीवाद से शुरू हुआ पूंजीवादी व्यवस्था का की उत्पत्ति हुई। उसके बाद क्या हुआ कि अब देखें, थोड़ा आधुनिक जो पूंजीवाद की व्यवस्था थी जिसमें मुद्राएं आने लगी। आधुनिक पूंजीवाद अगर देखें, पूंजीवादी व्यवस्था, जब मुद्राएं छपने लगी, मुद्राएं आने लगी, कहें कि स्वर्ण मुद्राएं या चांदी की मुद्राएं या लोहे की मुद्राएं या जिस तरह से भी मुद्रा का बनने लगा, जब मुद्राएं बनने लगी तरह तरह के धातुओं से, तो मुद्रा का जब आ गया कॉन्सेप्ट इसमें आ गया, तो फिर जो आज का आधुनिक पूंजीवाद है वहीं से जन्म ले लिया। या जिसके पास ज्यादा मुद्रा है वही पूंजीवादी है, वही धनी है, वही पूरी तरह से बाजार की व्यवस्था को चलाएगा। तो जो आधुनिक पूंजीवादी थे, अब उसमें क्या हुआ कि आधुनिक पूंजीवाद आने के बाद जब पैसे की व्यवस्था हो गई, जब रुपये पैसे चलने लगे, तब आए आपको, अब देखिए आधुनिक पूंजीवाद में लोग जो कौन आए, एडम स्मिथ। इन्होंने कहा, ये जुलाई, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, 1890 होगा, 1790 तक ये रहे। ठीक है, 15 जून 1723 से 17 जुलाई 1790 तक रहे। मूल या उत्पत्ति की बात करें
तो एडम स्मिथ का एक किताब थी वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। इस किताब में उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में वर्णन किया, उसकी विशेषताओं को बताया था, पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में वर्णन किया था और उनकी विशेषताओं को बताया था। देखिए, अब यहाँ पे कह रहे हैं एडम स्मिथ कि एडम स्मिथ के समय में वाणिज्य और उद्योग के भारी सरकारी नियमों ने पूंजीवाद के विचारों को जन्म दिया। अब आप सोचेंगे कि ये सरकार कहां से आ गई। 1700 ईस्वी में, जहां 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जहां हम 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, वहां पे तो ज्यादातर राजा हुआ करते थे, ठीक है ना, राजतंत्र हुआ करता था। ऐसी कोई व्यवस्था तो थी नहीं कि कोई निर्वाचित सरकार हुआ करती थी, नहीं, इन्हीं को सरकारी कहा जाता था। राजा, राजतंत्र को ही सरकार भी कहा था, क्योंकि वो एक तो राज्य व्यवस्था को भी चलाते थे, हमारी उनकी जो मोनार्की जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो राजतंत्र की व्यवस्था भी थी, और उसके राजा जो थे वो एक तरह से कहें तो प्रशासनिक, जो सरकार क्या है, एक प्रशासनिक तंत्र है लोगों का, तो प्रशासनिक तंत्र के भी वही मुखिया हुआ करते थे, ठीक है। वही नीति निदेशक तत्वों का निर्माण करते थे समाज के लिए और राज्य व्यवस्था के लिए भी। राज्य व्यवस्था जो थी, राज्य व्यवस्था के प्रमुख तो वो थे ही, साथ ही साथ प्रशासनिक व्यवस्था जो सरकार कहा जाता है, उस व्यवस्था के भी वो प्रमुख थे। तो क्या हुआ कि अब देखिए, अब आ जाए, थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया जाए। अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, हम भारत की बात करेंगे, कैसे ये मतलब जो सरकारी नियम जो थे, भारी सरकारी नियम, या नहीं तो उद्योग के बारे में जो इनके नियम कानून थे, उसने पूंजीवाद को कैसे जन्म दे दिया। भारत की ही बात करें, देखिए क्या हुआ कि 1600 से 1700 ईस्वी के आसपास एक कंपनी का नाम आपने सुना होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है ना, इसको मैं इंग्लिश में ही लिखूंगा, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है। मान लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ई है, ठीक है। ये यहां आई भारत। ईस्ट इंडिया कंपनी को एक विशेषाधिकार, ये क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको एक विशेषाधिकार मिला, किससे, रानी एलिजाबेथ से, ठीक है। ये विशेषाधिकार एक घोषणा पत्र के साथ आया था, घोषणा पत्र लेकर आया, ठीक है ना, जिसमें ये कहा गया कि ये भारत में व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। अभी इन विशेषाधिकार और घोषणा पत्र के साथ ये मुगलों के दरबार में आया। अब यहां मुगलों को इन्होंने इतना पैसा दिया कि मुगलों ने फिर एक घोषणा पत्र निकाला और उनको अलग से फिर भारत में अलग से बहुत सारे विशेषाधिकार दिए व्यापार संबंधी। अब क्या हुआ, व्यापार संबंधी जो भी विशेषाधिकार थे वो मुगलों के द्वारा भी मिल गया। अब क्या हुआ, ये तो राजा थे, अब ये क्या हुआ, ये अब एक तरह से राजकीय व्यापारी की तरह, क्योंकि इनको विशेषाधिकार मिला था राजतंत्र की तरफ से, राजकीय व्यापारी की तरह कार्य करना चालू कर दिया। तो क्या होगा अब कि जो भारत में, मान के चलिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 अलग अलग छोटे व्यापारी थे। अब इनके पास ये पहुंचे, इन्होंने कहा, ये राजकीय व्यापारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने कहा कि देखो तुम तो छोटे छोटे हो, मुझे घोषणा पत्र मिला हुआ है, अब मैं जो हूं यहाँ व्यापार करूंगा, तुम लोग जो भी व्यापार करते हो उसमें से जो भी धन का उपार्जन होता है या जो भी उत्पाद मिलता है वो तुम मुझे बेचोगे। मतलब मान के चलिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो राजकीय व्यापारी हुआ, ई को बेचोगे। इसके पास 1 2 3 4 5 6 इस तरह के बहुत सारे व्यापारी थे। अब राजकीय घोषणा पत्र इसको मिलने के कारण क्या हो गया कि ये बेचारे डरे हुए कि कैसे बोले, मुगलों ने भी दे दिया है, बाहर से आए हैं, और मुगल बादशाह जो हमारे हैं वो भी इन पे विशेष कृपा रखते हैं, तो हाँ भाई चलो। तो क्या हो गया कि अब ये अपने उत्पाद इस ई कंपनी को बेचना चालू कर दिए, ठीक। अब क्या हुआ कि ये ई कंपनी, एक तो जो हमारे मजदूर थे
इन्होंने बहुत सारी फैक्ट्रियां स्थापित की, फैक्ट्री या कंपनी स्थापित की। ये मजदूर थे या कर्मचारी थे इनके, या कामगार कहिए या कर्मचारी कहिए, इनको इनका शोषण चालू किया। ये बेचारे कहीं जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि इनको किसी खास साल के, जैसे 5 सालों के लिए, 4 सालों के लिए राजकीय व्यवस्था के तहत विशेषाधिकार मिला हुआ था, तो किससे शिकायत करते? तो इनका शोषण होना चालू हुआ। अब एक तरह से इन छोटे व्यापारियों का भी शोषण होना चालू हुआ ना, क्योंकि ये औने पौने दाम में इनसे खरीद लेते थे वो सामान, और ये डरे डरे इनको दे भी देते थे। अब ये क्या हुआ, इससे क्या हो गया कि अब जो सामान यहाँ मान के चलिए 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीद रहे हैं, अब इनके पास सारा उत्पाद पहुंच रहा है, तो ये बाजार में 50 रुपए प्रति किलो बेचे। कौन बोलने वाला है इनको? तो इससे जनता भी परेशान, मजदूर भी काम करने वाले परेशान। अब ये क्या करें, ज्यादा से इनका तो काम क्या था कि ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना, शोषण करना, शोषण करके निकले यहां से, इस तरह की व्यवस्था थी। चलिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि शोषण करना या लाभ कमाना। लाभ कमाने के चक्कर में शोषण करने लगे ये लोग, तो मजदूरों का शोषण करते थे, आम जनता का भी शोषण होता था, छोटे व्यापारियों का भी शोषण होता था। तो इससे क्या हो रहा है कि पूरी की पूरी व्यवस्था जो थी वो चरमरा रही थी कि शोषित वर्ग बहुत बड़ी संख्या में आ गया था, और शोषण करने वाला कुछ बड़े व्यापारी थे जो शोषण करते थे, कुछ बड़े इस तरह के मर्चेंट्स कहें, उनको व्यापारी ही कहेंगे, वो थे, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिसको राजकीय विशेषाधिकार मिला हुआ था। तो सब बेचारे डरे डरे शोषित हो रहे थे। तो उस कारण से क्या हुआ कि एडम स्मिथ साहब ने कहा कि भाई ये जो, तो इनको एक तरह से सरकारी माना गया कि हाँ भाई सरकारी। मैं तो एक भारत का मैंने एग्जाम्पल दिया है, और विदेशों में भी यही व्यवस्था थी कि बड़े व्यापारी बहुत शोषण कर रहे थे उस समय में। तो उस समय में क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि नहीं भाई, ऐसा कुछ होना चाहिए जिसमें कि व्यापारियों का जो कंट्रोल है उसको हटा के सबके लिए ये बराबरी का हिस्सा हो, बराबरी से लोगों को व्यापार करने का एक आधार मिले, व्यापार करने का एक अधिकार मिले। तो उन्होंने कहा कि देखिए, एक प्रणाली बताई, अहस्तक्षेप की प्रणाली, लैसे फेयर उसको इंग्लिश में कहते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, नहीं भाई, सरकार द्वारा इसमें हस्तक्षेप करना बंद करना होगा, और जो श्रम विभाजन है, जो मजदूरों का शोषण हो रहा है, बेचारे का जो शरीर है वो 8 घंटे के लिए कह रहा है कि 8 घंटा काम करेगा, आप उससे 14 घंटा काम करवा रहे हैं, उसको जबरदस्ती कर रहे हैं, उससे शोषण कर रहे हैं। तो ये नहीं करना होगा, उसका विभाजन करना होगा कि कौन क्या काम करेगा। और हर एक व्यक्ति, उसमें क्या होता था, जो व्यक्ति को, पहले क्या होता था कि जिस व्यक्ति को कुछ पता भी नहीं है उस व्यक्ति को उसमें लगाया जाता था और जबरदस्ती उसका शोषण किया जाता था, उस व्यक्ति को उस श्रम में लगाया जाता था जिसकी उसकी जानकारी नहीं होती। तो अब क्या किया गया कि श्रम का भी विभाजन होना चाहिए। भाई, अब जो व्यक्ति जो चीज जानता है उस वही काम करेगा, ऐसा नहीं कि दूसरे लोग उसको दूसरे लोगों का उनको घुसा दिया जाए। मतलब एक व्यक्ति अगर, मान के चलिए एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक नट है, ये बोल्ट है, ठीक है। अब कोई फैक्ट्री है, उसमें अगर नट बोल्ट बन रहा है, तो अगर एक व्यक्ति कोई नट बोल्ट लगाने का काम कर रहा है, सेट करने का, तो वही व्यक्ति करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि अब इसको उठा के किसी, पता चला यहाँ टायर बनाने का काम, मान के चलिए कि कंपनी है टायर बना रही है, उठा के उसी कंपनी में कहीं टायर बन रहा है, उठा के टायर बनाने में लगा दिए, तो फिर तो क्या होगा कि उसका शोषण होगा, वो तो बेचारा समझ नहीं पाएगा। तो टायर बनाने के लिए जो श्रमिक हैं वो अलग होंगे, और यहाँ नट बोल्ट बनाने वाले श्रमिक अलग होंगे। भले ही वो एक ही कंपनी का काम हो रहा है, लेकिन वो अलग अलग विभाग में विभक्त होंगे और वो अपना अपना काम करेंगे। तो इससे क्या हो गया कि सबको अपना अपना काम मालूम था और करने लगे, तो इस पे विभाजन पे जोर दिया गया। अब आइए देखिए क्या उसके बाद उन्होंने कहा, एक तो हस्तक्षेप, सरकारी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा भाई। अब आइए एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि बाजार की ताकतों को अदृश्य हाथ द्वारा संतुलित किया जाएगा। मतलब कि बाजार अपनी ताकतों से संतुलन लाएगा, एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक संतुलन लेकर आएगा अपनी ताकतों से, और उस ताकत का अदृश्य हाथ होगा। मतलब कोई राजकीय व्यवस्था या सरकारी व्यवस्था या कोई सरकारी संस्था व्यापार का नियंत्रण नहीं करेगी, व्यापार का नियंत्रण नहीं करेगी। व्यापार मतलब क्या उत्पादित हो, व्यापार का नियंत्रण मतलब क्या, उत्पादन क्या हो, वितरण क्या हो और उपभोगकर्ता कौन हो, इसका नियंत्रण
उपभोगकर्ता कौन होगा, इसका नियंत्रण जो है सरकार नहीं करेगी या सरकार की संस्थाएं नहीं करेगी। तो एक अदृश्य हाथ होगा। अब इसको समझते हैं कि अदृश्य हाथ क्या है और बाजार की ताकत क्या है। ठीक है ना, क्या कहा गया है इनके द्वारा। देखिए मैं समझाता हूं आपको। मान के चलिए 1 2 3 4 5। पहले क्या था, एक राजकीय व्यवस्था के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी थी या इस तरह की कंपनीज थी, दूसरे देशों में भी थी और वो संभाल रही थी सब चीजों को। माने ये व्यापारी वर्ग है, व्यापारी है। आप किसी क्षेत्र में मान के चलिए कोई एक्स क्षेत्र है, उस एक्स क्षेत्र में ये 5 व्यापारी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और ये पांचों के पांचों गेहूं का उत्पादन करते हैं, गेहूं उत्पादन करते हैं और बेचते हैं। ठीक है, तो कोई आदमी गेहूं 15 का प्रति किलो बेच रहा है, कोई 10 का प्रति किलो बेच रहा है, कोई 12 का प्रति किलो बेच रहा है, कोई 8 का प्रति किलो बेच रहा है, कोई 18 का प्रति किलो बेच रहा है। सीधी सी बात है। अब ये बाजार में बिक रहा है, एक बाजार में बैठे हुए हैं ये व्यापारी। ठीक है, पहले क्या व्यवस्था थी कि राजा के घोषणा पत्र द्वारा, राजकीय विशेषाधिकार के द्वारा एक कंपनी आएगी, एक बड़ा व्यापारी आएगा, इनको कहेगा ये तुम सब अपना हमको दे दो, तुमको यहाँ बेचने की जरूरत नहीं, मैं बेचूंगा। अब ये व्यक्ति क्या करेगा, 50 रुपए केजी बेचना चालू कर दिया। अब ना तो इससे सारी जनता का जो उपभोगकर्ता होंगे उनकी जरूरतें पूरा होंगी, क्योंकि सब तो खरीद नहीं पाएगा, सबके पास तो धन उतना है नहीं कि 50 का केजी खरीद पाए। और ये बेचारे भी इससे औने पौने दाम पे बेचने के लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि उनका अब जो है, जो 8 रुपए प्रति केजी दे रहा है उससे ये पूरा ले लिया, बाद बाकी बेचारे बैठे रह गए। और यहाँ से फिर दिया, क्योंकि इसको राजकीय आदेश प्राप्त है, तो यहाँ से बोला नहीं तुम लोग से नहीं लेंगे। अब बेचारे का धन, बेचारे का गेहूं सड़ गया। तो अभी इस तरह से जो व्यवस्था चली, इसको ही हटाने के लिए एडम स्मिथ ने कहा कि भाई इसको हटाइए, ये नहीं चलेगा। ठीक है, अब ये क्या हुआ, आपके यहाँ पे माने कि चलिए एक्स जो हम जगह बता रहे हैं वहां 1000 लोग रहते हैं। ठीक है, अब 1000 लोगों की जो अपनी खरीदारी की जो ताकत है, खरीदारी की क्षमता जिसको कहते हैं, परचेजिंग कैपेसिटी जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, खरीदारी करने की क्षमता अलग अलग है, क्योंकि सबके पास तो धन है नहीं, बराबर धन तो नहीं है। कोई व्यक्ति हो सकता है 8 रुपये प्रति केजी ही खरीदे, कोई व्यक्ति होगा जिसको 18 रुपये प्रति केजी भी खरीद सकता है, कोई 10 रुपये खरीद सकता है, कोई 12 रुपये, कोई 15 रुपये। तो खरीदार अपनी क्षमता के अनुसार प्रत्येक तरह के गेहूं का, हो सकता है ये गेहूं बहुत ही अच्छी गुणवत्ता का हो, अच्छी क्वालिटी का गेहूं अच्छी गुणवत्ता का हो, लेकिन जरूरी थोड़ी ही है कि 1000 में सभी व्यक्ति के पास 18 रुपए केजी खरीदने के लिए पैसा होगा। कोई व्यक्ति होगा चलो ठीक है भाई, गंदा ही दे रहा है, धो के खा लेंगे, 8 रुपए प्रति केजी ही खरीदेंगे, कोई बात नहीं पैसा है। तो क्या होगा अब कि हर एक व्यक्ति जो 1000 में है, ठीक है ना, उनका कोई 15 रुपए केजी वाला जो व्यापारी है वो उनकी जरूरत पूरी कर रहा है, दूसरा है 10 रुपए केजी वाले की भी जरूरत पूरी हो रही है, मतलब इस व्यापारी की भी जरूरत पूरी हो रही है 1000 लोगों से, और इन 1000 लोगों से भी जरूरत पूरी हो रही है इन 5 व्यापारियों द्वारा। तो अब क्या हो रहा है कि जो भी जरूरतें हैं, इस व्यापारी की जो जरूरतें हैं वो 1000 व्यक्ति यहाँ पूरा कर रहे हैं, हम जनता जो हम लोग हैं 1000 लोग, वो पूरा कर रहे हैं, और इन 1000 लोगों की अलग अलग तरह के मांगों को ये भी पूरा कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि अगर मान के चलिए ये 10 रुपए केजी वाला व्यक्ति ऐसा कुछ करता है जिससे कि ऐसा कुछ होता है कि ये व्यक्ति अच्छी गुणवत्ता, थोड़ी सी मध्यम ही है लेकिन अच्छी गुणवत्ता वाला भी गेहूं दे रहा है और कम में भी है, तो ये काफी लंबे समय तक अपना व्यापार कर पाएगा। जो बहुत ज्यादा पेमेंट रखे हुए हैं या जो बहुत ज्यादा दाम रखे हुए हैं 18 रुपए के, उनका लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। तो ये एक तरह से देख रहे हैं आप ना कि एक अदृश्य है, हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, बट एक अदृश्य ताकत है जो हम तो इसको नहीं कंट्रोल कर रहे हैं कि आप भाई जाके यही खरीदिए या आप यही खरीदिए, तो ये अदृश्य है, वो व्यक्ति के अपनी खरीदने की क्षमता पे निर्भर कर रहा है। तो एक अदृश्य ताकत है जो इनको नहीं पता है, इनको भी नहीं पता है किस रेट में बेचेगा, लेकिन इनको भी नहीं पता है कि मुझसे खरीदेगा कि नहीं खरीदा। एक व्यक्ति जो बाजार में चल रहा है, आपको कहां पता है उसके पास 50 रुपए पर केजी खरीदने के लिए, गेहूं के लिए खरीदने की ताकत है कि 100 रुपए केजी का भी खरीद सकता है वो। तो मतलब वो अदृश्य है, चीजें अदृश्य है अभी, कि इसको जब अगर जरूरत के हिसाब से जो मन होगा वो खरीद लेगा। तो अदृश्य रूप में पूरी की पूरी व्यवस्था चल रही है और एक संतुलन भी है।
कि आपके इन 1000 लोगों की जरूरतों को पूरा हो रहे हैं, जरूरतों को पूरा किया जा रहा है और ये 5 व्यापारी की भी जरूरतें पूरा कर रही हैं। तो अदृश्य रूप से लोग आपस में ही सामंजस्य बैठा के और एक दूसरे की जरूरतें पूरा कर रहे हैं, है कि नहीं? तो एक तरह से संतुलन भी है, ये भी सेटिस्फाई, ये भी शाम को जब सुबह बेचने आया तो शाम को खाली हाथ नहीं जाएगा, इसके भी 2-4 किलो बिकेंगे, इसका भी बिकेगा, इसका भी बिकेगा। मतलब हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ बेचकर बाजार में या मार्केट जो बाजार की व्यवस्था अर्थव्यवस्था है उसमें से कुछ ना कुछ लाभ कमाकर शाम को घर जा रहा है, सबका घर चल रहा है। तो इससे क्या हुआ कि बाजार की ताकतें खुद इसको कंट्रोल कर रही हैं या कोई नहीं कंट्रोल कर रहा है। मतलब कि संचालन या तो कोई नहीं कर रहा है या सब कर रहे हैं। तो बाजार की जो ताकतें हैं, बाजार की ताकत कौन है? ये उपभोगकर्ता। बाजार की ताकत कौन है? व्यापारी है। और बाजार की एक और ताकत क्या है? ये मूल्य है। ऊपर नीचे जहां मूल्य हुआ, बाजार अपने हिसाब से आपको अपना लक्षण दिखाने लगेगा। कैसे देखते हैं आज कि किसी इकोनॉमिक कंडीशन का कुछ गड़बड़ होता है तो ऊपर से नीचे धड़ाम से वो शेयर बाजार गिरता है। कुछ हो गया, आज पता चला कि एलन मस्क ने कह दिया क्रिप्टो करेंसी का कोई आधार नहीं है, तो पता चला कि क्रिप्टो करेंसी का तो पूरा बाजार ही गिर गया एक दिन में 20%, 25%, ठीक ना, इवन आधा पर आ गया था। तो एक अदृश्य हाथ होता है जो कि ये डिसाइड करता है कि बाजार कैसे चलेगा, ठीक है ना। अब और उसको संतुलन में बनाए रखता है, ठीक है ना। फिर लेकिन क्रिप्टो करेंसी कैसे ऊपर हुआ? सिर्फ एलन मस्क के कहने से गिर गया, लेकिन फिर आज वही व्यवस्था है कि 40-42 लाख रुपया प्रति बिटकॉइन अभी रेट है कि नहीं। तो वो खुद से आया कि नहीं, जनता जो उसमें जो इन्वेस्ट कर रही है उसने खुद वो बाजार व्यवस्था बना ली है। चलिए क्रिप्टो करेंसी पे सेपरेटली बात करेंगे, बट मैंने एक एग्जांपल देने के एक उदाहरण, ताकि आप अभी बहुत चर्चा में है ये, इसलिए मैंने बताया कि बाजार खुद से ये डिसाइड करती है कि उसको क्या करना है, ठीक है ना, उनको छोड़ दिया जाए। यही कहना था एडम स्मिथ का, उनको कंट्रोल मत कीजिए। देखिए अब इसको परिभाषा देखते हैं, क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, किस कीमत पर बेचा जाए, इसका निर्णय निजी संस्था या व्यक्तियों द्वारा लिया जाता है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 करके उसको छोड़ दिया गया है कि वो किस दाम पे अपनी अपनी चीजें बेचेगा, वो उसकी जिम्मेवारी है, या उसका मतलब है जो खरीदेगा उसकी जिम्मेवारी है, वो ज्यादा पैसा दे रहा है या कम पैसा दे रहा है। तो व्यक्तियों द्वारा खुद के सामंजस्य से पूरा संतुलन स्थापित होगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है किसी भी सरकारी व्यवस्था या सरकारी तंत्र या राजकीय तंत्र द्वारा चीजों का संतुलन या संचालन नहीं करना होगा, व्यक्ति खुद से करेगा। व्यक्ति अपने बाजार में खुद से चीजों को संतुलित करेगा, ठीक है। इसको विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। निजी उद्यम प्रणाली, क्योंकि एक व्यक्ति पे डिपेंडेंट है ये, एक व्यक्ति क्या चाहता है क्या करना है। वो अगर चाहेगा गेहूं उत्पादन तो गेहूं करेगा, मक्का का उत्पादन करना चाहेगा मक्का करेगा, कोई उससे कहने वाला नहीं कि तुम यही करो। मुक्त उद्यम प्रणाली मतलब मुक्तता है, एक तरह से फ्रीडम है, एक तरह से स्वतंत्रता है कि हम क्या करें। या बाजार व्यवस्था, क्योंकि बाजार इसको खुद से संचालित कर रहा है, कोई संचालन करने वाली अथॉरिटी या ऐसे अधिकृत कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है ना। तो ये है पूरी की पूरी चीजें थी अर्थव्यवस्था को लेके। अगले भाग में हम लोग राज्य की अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था या राजकीय अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें, साथ में जुड़े रहें और वीडियो देखकर अपना अर्थव्यवस्था के बारे में जो जानकारियां हैं, जो ज्ञान है, उसको बढ़ाते रहें। धन्यवाद।